जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम शीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने लगे हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है, मेमोरी लीक्स क्या होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, और कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे जहां पे डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, इस कोर्स को करने के लिए कुछ प्री रख है। इससे पहले आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स जो है ना वो पढ़ा होना चाहिए, यानी कि आपको बेसिक सेंस होनी चाहिए वेरिएबल्स की, डेटा टाइप की, डिसीजन मेकिंग जो है, इफ स्विच इफ एल्स वगैरह, लूप्स हैं, फॉर व्हाइल लूप है, फंक्शन अरेज ये क्या होते हैं। और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स भी आपने पहले पढ़ा होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का, कंस्ट्रक्टर्स का, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, बेसिक पॉइंटर्स जो है, इनहेरिटेंस वगैरह, इनका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा क्या है, लॉगरिथम्स क्या है, जस्ट इंट्रोडक्टरी आइडिया भी आपको है तो वो भी काफी है, लॉगरिथम की बेसिक्स क्या है। और इसके अलावा पावर्स और समेशंस, यानी कि एक सीरीज है उसको सम जो है वो कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अगर इनको ऐड करना है ये तो बड़ा आसान है ना, लेकिन अगर 1 से लेके 100 तक पूरी सीरीज है, इसको कैसे हमने ऐड करना है, तो ये बेसिक जो है ना ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये जरूरी है इस कोर्स से पहले। अच्छा जी, सपोज करें आप डेवलप कर रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल मैप या पबजी। आपने ये बताना है कि इन सब में कॉमन क्या है। थोड़ा सा पहले सोचें, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। जी, आप सही नतीजे पे पहुंचे हैं। जितने भी ये सॉफ्टवेयर है ना, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये जो मैंने बताया अभी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, पबजी, गूगल मैप्स, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब जब इतने ज्यादा डेटा को प्रोसेस करना है, अब आपको पता है कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही थी, पहले सारा डेटा जो आपका कंप्यूटर की मेमोरी में आता है, वहां से इसको प्रोसेस किया जाता है। अब जितना एफिशिएंटली आपने अपनी कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करना है ना, उतना एफिशिएंट आपका सॉफ्टवेयर होगा। तो इस वजह से डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने बेसिकली ये देखना है कि मेमोरी को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना है। डेटा स्टोर करना है तो हमारे पास कौन कौन से तरीके डेटा स्टोर करने के, डेटा को रिट्रीव करने के, डेटा को प्रोसेस करने के, इंसर्शन के, डिलीशन के, तो ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में सीखनी है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में। तो हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं? अगर डेटा स्ट्रक्चर ना होता तो गूगल की जो सर्च है ना ये बहुत स्लो होनी थी। व्हाट्सएप ने जो इंस्टेंटली आप चैट उसमें सर्च करते हैं ना वो नहीं था कर सकना। फेसबुक ने आपको फ्रेंड्स रिकमेंड नहीं थे कर सकने। यूट्यूब ने आपको वीडियो रिकमेंड नहीं थी कर सकनी। बैंकिंग सॉफ्टवेयर या जितने फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हैं ये एफिशिएंट नहीं थे उन्हें अगर डेटा स्ट्रक्चर ना होता। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी सो इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। अब कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर इस तरह करना कि वो एफिशिएंटली यूज हो सके। इस ये जो सारी चीजें हम पढ़ते हैं ना, ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़नी है कि मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कैसे करना है। तो एल्गोरिथम आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन तो बड़ी क्लियर है आपको। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, एल्गोरिथम का नॉलेज और डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज, तो फिर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें बहुत ज्यादा डेटा चाहिए उसको हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो मेमोरी को एफिशिएंटली कैसे हमने यूज करना है, इसमें हम देखेंगे कि डेटा स्टोर करने के मेमोरी के अंदर कितने तरीके हैं, उसमें इंसर्ट करने के, डेटा इंसर्ट करने के कितने तरीके हैं, कौन सा तरीका फास्ट है, किस सिनेरियो में इंसर्शन की ये वाली टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल टेक्निक ए वही फास्ट है, टेक्निक बी कब फास्ट है, डिलीशन की टेक्निक्स मुख्तलिफ हम पढ़ेंगे, उनमें से कौन सी किस मौके पे फास्ट है। तो ये सारा हमने इस कोर्स में डिस्कस करना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी, आपकी वार्डरोब की एग्जांपल देता हूं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सारे कपड़े इकट्ठे किए हैं, अपने अपने घर वालों के सबके इकट्ठे किए हैं और आपने वार्डरोब में फेंक दिए हैं। अब आपने उसमें से अपनी कोई डिजायर्ड कोई शर्ट वगैरह फाइंड करनी है, तो आपको कितना ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। इसी को अपने घर की बजाय अगर आप एक कह लें ये जो क्लॉथ के ब्रांड्स होते हैं उसकी एग्जांपल ले लें,
अगर वो सारे कपड़े जो है ना वो रैंडमली हैंग कर दे, तो कैसे आप अपनी मर्जी का जो जो कपड़ा आप लेना चाह रहे हैं वो आपको फाइंड ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, टाइम बहुत लगेगा। आप कहेंगे यार ये किस तरह की दुकान से मैनेज किया है, इसको छोड़ो किसी और दुकान में जाओ। अब उसमें वो क्या करते हैं, वो जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनके कपड़े अलग कर दिए हैं, 5 से 10 के अलग कर दिए हैं, ठीक है, टीन एजेस के अलग कर दिए हैं। अब उसका क्या फायदा होता है कि जो आपने ड्रेस लेना है आप उस सेक्शन में जाते हैं, अब आप पूरी दुकान में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप बड़ा एफिशिएंटली देखिए, वो जो मैनेज किया हुआ है ना, बड़ा एफिशिएंटली आप अपना डिजायर्ड जो रिजल्ट है, जो कपड़ा है वो लेते हैं, और साथ आपने जो बाकी काम है वो कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका टाइम बच जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर हजारों बुक्स हैं। अब आपने अपनी मर्जी की एक बुक लेनी है, तो कैसे आप लेंगे? अगर सारी रैंडम पड़ी हो तो हो सकता है आपको पूरा दिन या पूरा हफ्ता लग जाए अपनी मर्जी की बुक ढूंढने में। तो लाइब्रेरी में वो क्या करते हैं, बुक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। भाई कंप्यूटर साइंस की अलग रख दी है, फिजिक्स की अलग रख दी है, केमिस्ट्री की अलग रख दी है। अब अगर आप टोटल 10,000 बुक्स हैं, जिनमें से 1,000 जो वो कंप्यूटर साइंस की है, अब आपने अगर कंप्यूटर साइंस की बुक सर्च करनी है तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, वो सिर्फ 1000 में से अपनी डिजायर्ड बुक देखेंगे। या उसमें से भी अगर कैटेगराइज की हुई है, प्रोग्रामिंग की अलग है, नेटवर्किंग की अलग है, वेब डेवलपमेंट की अलग है, तो आपको बहुत लिमिटेड कलेक्शन में से वो अपना जो सर्च करनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट मिलेगा और आप एफिशिएंटली अपना काम कर लेंगे। तो ये सारा काम हम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। जी, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन क्या है? डेफिनेशन तो आपने देख ली है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? दो इसकी मेन टाइप्स है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव क्या होती है? ये जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ना, उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। इनमें एक वक्त में आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट वगैरह। अब इनमें इंटीजर में होल नंबर सेव हो सकते हैं, कैरेक्टर के अंदर सिंगल डिजिट सेव हो सकती है, फ्लोट के अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू है, डबल के अंदर भी पॉइंट्स वाली है लेकिन उनकी रेंज ज्यादा है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ठीक है। और ये प्रिमिटिव जो है ना, इनको इसलिए प्रिमिटिव कहते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जितनी जो दूसरी डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जब बनाएंगे वो हम प्रिमिटिव की बेस पे बनाएंगे, इसलिए इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं लाजमी। और नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती है? जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप से अगली जो डेटा टाइप्स बनाते हैं ना, उन्हें हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। और इनके अंदर मल्टीपल वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अरे, अगर आप इंटीजर्स का एक अरे बनाते हैं तो हो सकता है इसके अंदर 10 अरे अगर आप स्टोर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली अरे, तो प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप है ना, उसकी कलेक्शन 10 को कलेक्ट हम कर लेंगे तो उसे हम अरे कह लेंगे। इसी तरह लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। अब ये क्या चीज है? ये जो वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं, ये लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू या ट्री, ग्राफ्स वगैरह, इनकी डिटेल एक एक करके आप ऐसा ऐसा आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये बनती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कलेक्शन से। हर एक जो डेटा टाइप है ना, जो इसे डेटा स्ट्रक्चर भी आप कह लें, ये जो हर डेटा स्ट्रक्चर है इसके अपने कुछ फायदे नुकसान है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे लिंक लिस्ट यूज होती हैं, कुछ पे अरे यूज होगा, किसी जगह पे क्यूज यूज होंगी, किसी पे ट्रीज यूज होंगी। तो ये मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़नी है, इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, और इसके अलावा हमने ये देखना है कि किस सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट है, ये इस कोर्स में हमने देखना है। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव, जो हम बनाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से। अब नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स है, इनकी आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और एक नॉन लीनियर। अब लीनियर कौन से होते हैं? ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, यानी कि एक है, उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। हर एक से, यानी कि एलिमेंट्स का एक प्रीडिसेसर होता है, उससे पहले वाला, और एक सक्सेसर होता है उससे आगे वाला, एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट। जो फर्स्ट वाला है उसका प्रीडिसेसर कोई नहीं होगा, जो लास्ट वाला है उसका सक्सेसर कोई नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल्स हैं अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक या क्यू वगैरह, ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, इकट्ठे तरतीब से ये स्टोर होते हैं। नॉन लीनियर कौन से होते हैं? जिसमें सिक्वेंशियल फैशन में डेटा जो है ना, ये एलिमेंट्स वो स्टोर नहीं होते, उन्हें नॉन लीनियर हम कहते हैं। डेटा जो है ना, वो एक आइटम एक से ज्यादा के साथ अटैच हो सकती है। इसकी जो सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं वो है ट्रीज और ग्राफ्स। तो ये दो टाइप्स हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की। ये इधर मैंने आपको एक ट्री शेप के जरिए बता दिया ताकि आपको जरा विजुअलाइज करने में आसानी हो जाए। टॉप पे देखें डेटा स्ट्रक्चर है, और उसके बाद उसकी एक टाइप प्रिमिटिव है और एक नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव की जो है ना, आगे से दो टाइप्स है, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। अब लीनियर के अंदर कौन सी? अरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू वगैरह, ये सारे लीनियर है, और ट्रीज और ग्राफ जो है ना, ये नॉन लीनियर है। अच्छा जी, आपने जो डेटा स्ट्रक्चर बनाना है या जो डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज करना है, अब मैंने आपको बताया था कि हमने मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। अब ये डेटा स्ट्रक्चर्स
मुख्तलिफ सिचुएशन में हमने चूज करना है कि किस सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है। जो अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करता है एफिशिएंटली, थोड़ी मेमोरी लेगा, इसमें से सर्चिंग फास्ट होगी, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन वगैरह ये फास्ट होगी। इसके अलावा स्केलिंग, अगर आपके पास 10 वैल्यूज है या 1 लाख है या 1 मिलियन है, तो वो स्केल जो होता है वो इजीली हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डेटा स्ट्रक्चर की, अच्छे डेटा स्ट्रक्चर की। अब रियल एग्जांपल्स में आपको कुछ देता हूं जी। अब ये जो गूगल है, अब गूगल जो है ना, ये बैकएंड पे ग्राफ्स और इसने हैश टेबल ट्रीज ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ये जितने आपके सर्च वगैरह करते हैं ना, तो इसके बैकएंड पे ये डेटा स्ट्रक्चर है। सिंपल अरेज वगैरह या इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट नहीं यूज हुए, उनकी कॉम्बिनेशन से जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो। अब फेसबुक है, अब आपको जो फ्रेंड की रिकमेंडेशन आती है उसके बैकएंड पे ग्राफ्स है। अब ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये इंशाल्लाह हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन वो यूज होता है। अब व्हाट्सएप है, अब इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। जो मैसेज आपको मिलते हैं एक तरतीब से, जो सारा उनका सीक्वेंस होता है, ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर बैकएंड पे यूज हुआ है। ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे होते तो आपको पता होगा इसमें बैकवर्ड या फॉरवर्ड का जो है ना वो बटन होता है, या आपको वर्ड में अगर आपने काम किया होगा तो अनडू रीडू, इससे आप फैमिलियर होंगे। तो ये कैसे मैनेज होते हैं, ये स्टैक इसके बैकएंड पे यूज होता है, स्टैक के जरिए मैनेज होते हैं। इसी तरह जीपीएस जो है, जो आपने रास्ता वगैरह देखना होता है, इसके बैकएंड पे ग्राफ्स यूज होते हैं। उन ग्राफ्स के जरिए फिर आप शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना वो फाइंड करते हैं। तो ये जो रियल वर्ल्ड देखिए, इतनी बड़ी जो कंपनीज है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर अपने बैकएंड पे यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजोन वगैरह, ये सारे जब भी इन्होंने को प्रोग्रामर हायर करना है, इन्होंने चेक करनी है उसकी डीएसए की स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर की स्किल्स। इवन के आप अगर लोकल अपने शहर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर उसमें जाएंगे, वहां पे जाकर अगर आप इंटरव्यू देते हैं, वहां पे भी आपसे ऊपर डेटा स्ट्रक्चर, ये दो मेन टॉप सब्जेक्ट्स है सबसे बड़े, जिसमें से उन्होंने चेक कर रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सॉफ्टवेयर उसमें आप डेटा स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो आपके लिए अच्छे सॉफ्टवेयर उसमें आपको जॉब मिलना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो हर इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस होते हैं, लिहाजा आपने इस कोर्स पे काफी जो है फोकस करना है। और जितने भी बीएस के जो कंप्यूटर साइंस के कोर्स हैं, कंप्यूटर साइंस का हो जाए, आईटी का हो जाए, डेटा साइंस का हो जाए, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक इन सब में जो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है ना वो जरूर आता है। अच्छा जी, इस आगे जाने से पहले हमें ये देखना है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब आपको पता है जी, जो भी काम कंप्यूटर में आप करते हैं, वो जो डेटा है वो सबसे पहले रैम में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं, तो आपको, अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी हुई है, तो आप बिल्कुल सही आंसर बताएंगे कि जी रैम में जितने वेरिएबल्स हैं वो स्टोर होते हैं। अब हर एक जो वेरिएबल है उसका एक एड्रेस होता है और एक उसकी वैल्यू होती है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये जो रैम है, रैम के ना कुछ इसका स्ट्रक्चर है मेमोरी का। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक कोड वाला सेगमेंट होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस, जो आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा होता है ना, उसको जब कंपाइल करते हैं, जो बाइनरी कोड होता है वो स्टोर होता है कोड सेगमेंट में। इसी तरह एक इसका पोर्शन होता है मेन मेमोरी का स्टैक, जिसके अंदर लोकल वेरिएबल जो होता है वो स्टोर होते हैं। एक मेन मेमोरी का पोर्शन होता है हीप, हीप के अंदर जो होता है ना वो डायनामिक मेमोरी जो होती है वो स्टोर होती है। ये जी मैंने इधर मेमोरी की एक फिगर आपको बनाकर बता दिया, तरह विजुअलाइज करना आपको आसान हो जाए। ये देखें, ये जो मेमोरी है, इसमें ये लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि जी ये इनके एड्रेस हैं। ये देखें, यहाँ से इस फॉर्मेट इसके एड्रेस होते हैं, ये आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो अभी आपको पता लग गया कि ये जो मेमोरी है, इसके जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं। अब ये इसकी डिविजन है। सबसे ऊपर जो है ना ये कोड सेगमेंट है। अब कोड सेगमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, जो मशीन कोड होता है, जिनके जब आप, अब जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है प्रोग्राम की वो तो इंग्लिश में ना, जब कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, वो कोड सेगमेंट इस मेमोरी के इस पोर्शन में स्टोर होता है। अब ग्लोबल सेगमेंट एक होता है जिसके अंदर ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो यूज होते हैं। इसी उसके बाद एक हीप सेक्शन होता है। हीप के अंदर जो होता है ना ये डायनेमिक मेमोरी, जो डायनेमिक वेरिएबल्स है ना वो स्टोर होते हैं, जो आप डायनेमिक बनाते हैं, जिनको रन टाइम पे जिनकी जरूरत पड़ती है आपको। तो ये ग्रो करती है डाउनवर्ड, यानी कि स्टार्ट में जितने आप पहला वेरिएबल बनाएंगे तो इधर बनेगा, फिर दूसरा बनाएंगे तो ये डाउनवर्ड ग्रो करती जाएगी मेमोरी, और मेमोरी ऑक्यूपाई करती जाएगी। दरमियान में फ्री स्पेस होती है। सबसे नीचे जो है ये कर्नल का एरिया होता है, ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वो इस एरिया में आ जाती है, जिससे आप अपना काम करते रहते हैं। इसके ऊपर जो होता है ना वो स्टैक वाला पोर्शन होता है, स्टैक सेगमेंट। अब इसके अंदर जितने जो लोकल वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शन कॉल्स हैं, वो सारे जो है ना ये स्टैक के अंदर बनते हैं। तो ये स्टैक जो है ना ये अपवर्ड ग्रो करती है, यानी कि स्टार्ट में
अगर पहला वेरिएबल आपने बनाया है वो मेमोरी में इस जगह पे बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा बनाया है तो वो उसके बाद, फिर उसके बाद इस तरह जो है ना ये अपवर्ड ग्रो करता जाएगा, दरमियान में ये फ्री स्पेस है। तो ये जो मेमोरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आपको बड़ी जरूरी है। अच्छा जी, स्टैक जो है इसका क्या फंक्शन है? प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले जो मेमोरी एलोकेट होती है ना वो स्टैक में एलोकेट होती है। जितने वेरिएबल्स आप बनाते हैं ना, जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो जितने वेरिएबल्स है ना उन सब की जो स्पेस है ना वो रिजर्व हो जाती है किसमें? स्टैक वाले पोर्शन में। एक स्टैक हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये वो डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, ये स्टैक मेमोरी की बात हो रही है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? ये फास्ट होती है, इसमें ऑटोमेटिकली जो है ना वेरिएबल बनते हैं, स्पेस रिजर्व होती है, और उसके बाद स्पेस जो सी ना वो वेरिएबल डिलीट हुआ है तो मेमोरी वाश भी हो जाएगी। ये सारा काम कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है। आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल है 50, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, 50 मेमोरी के अंदर मौजूद है, जो ही फंक्शन खत्म होगा तो वो सारे मेमोरी से वॉश आउट हो जाएंगे। वो सेम जो मेमोरी है वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और काम के लिए भी यूज कर सकता है, या आपके प्रोग्राम को अगर वो मेमोरी चाहिए तो वो मेमोरी दोबारा यूज हो जाती है। तो ये स्टैक के अंदर मेमोरी सारी ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता है, जिसकी मैंने एक एग्जांपल ये देखिए आपको इधर दी है कि सिंपल अगर आप लिखते हैं एक फंक्शन बनाया उसके अंदर इंटीजर ए, अब ये जो इंटीजर ए है ये कहां बनेगा? ये स्टैक के अंदर बनेगा, स्टैक मेमोरी के अंदर, और जो ही ये फंक्शन खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और उसके बाद वो मेमोरी किसी और काम में आ सकती है। ये जो डायनेमिक मेमोरी है जिसे हीप मेमोरी कहते हैं, ये एग्जीक्यूशन के दौरान एलोकेट होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? ये लार्ज होती है, जो स्टैक मेमोरी है वो शॉर्ट है, हमारे पास डायनेमिक जितनी जरूरत पड़ रही है उतनी आप लेते जा रहे हैं। तो जब तक रैम फुल नहीं हो जाती आप हीप मेमोरी जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ये डायनेमिक होती है और ये प्रोग्रामर मैनेज करता है, ये याद रखिएगा, ये प्रोग्रामर मैनेज करता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये देखिए अगर आप इस तरह एक अरे बनाते हैं, अब ये आपने क्या किया? एक डायनामिक अरे बनाया। अगर पॉइंटर का आपको नहीं आइडिया तो मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कोर्स पढ़ा हुआ है। अगर आपने अरे नहीं, पॉइंटर्स नहीं पढ़े हुए तो इसको रिवाइज कर लें। इसका लिंक मैं इधर टॉप पे भी आपको दे दूंगा पॉइंटर्स का, वहां से आप इसको अपना जो रिवाइव कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट पॉइंटर्स के। तो इस तरह जो आप पॉइंटर बनाएंगे ना, अब इसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंटर है ARR, ये जो ARR है ना ये स्टैक में बनेगा, और ये जो डायनेमिकली ये जो 1000 इंटीजर्स आपने बनाए ना ये हीप में बनेंगे। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया कि ARR जो है ना वो स्टैक में बनता है और एक्चुअल जो अरे है ना वो हीप में होगा, ये आपने जेहन में रखना है। और अब ये जो मेमोरी हीप में बनती है ना ये उस वक्त तक मेमोरी मौजूद रहेगी, ऑक्यूपाई रहेगी, जब तक आप इसको खुद डिलीट नहीं करते। तो डी एलोकेशन आप कैसे कर सकते हैं? इस कमांड के जरिए डिलीट का कीवर्ड अगर आप लिखेंगे साथ अरे का नाम, अब ये जो मेमोरी है ना ये डिलीट हो जाएगी, जो ऑक्यूपाई की हुई है ना हीप के अंदर वो फ्री हो जाएगी और किसी और काम के लिए यूज हो सकती है। अगर आप इसको फ्री नहीं करते तो ये रिजर्व रहेगी और ये यूज नहीं हो सकती जब तक कि आप फिर सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करते। अच्छा जी, इसमें एक कॉन्सेप्ट है मेमोरी लीक का। अब मेमोरी लीक का देखिए जी, एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, आपने एक अरे बनाया है, अब ये फंक्शन है, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो जो पॉइंटर है ARR, ये जो पॉइंटर है चूंकि स्टैक में बंदा है तो ये मेमोरी से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने डायनामिक अरे बनाया हुआ है 1000 का, ये जो अरे है इसको मेमोरी कहां मिली हुई है? हीप में। अब ये तो था स्टैक में, स्टैक में से ये फ्री हो गया, अब हीप में जो 1000 मेमोरी है ना वो रिजर्व हो गई है। अब वो डिलीट भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने इसका जो सिरा था, जो पॉइंटर था वो तो ARR के अंदर था, फंक्शन क्लोज खत्म हुआ तो उसका सिरा भी हमसे चला गया उसका, अब वो रिकवर नहीं हो सकती मेमोरी। ठीक है कि नहीं? इसे कहते हैं मेमोरी लीक। अब कोई भी इस मेमोरी को दोबारा यूज नहीं कर सकता, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेमोरी लीक। ये मैंने तो मेमोरी लीक की डेफिनेशन भी लिख दी है। मेमोरी लीक अकर्स व्हेन ए प्रोग्राम एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द हीप बट नेवर रिलीज इट आफ्टर इट इज नो लॉन्गर नीडेड। जब वो नीडेड नहीं है, उसने उसको रिलीज नहीं किया तो अब ये जो है ना मेमोरी में पड़ी रह गई है, इसे कहते हैं मेमोरी लीक। अब मेमोरी लीक के जो नुकसान क्या है? सबसे पहला तो ये है कि जी रैम की वेस्टेज है। अब जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई है मेमोरी लीक के जरिए वो अब आप रिक्लेम नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? अगर 100 MB में से आपने 10 MB
थी स्टैक में, 90 MB थी हीप में, वो स्टैक वाला आपने डिलीट कर दिया, 90 MB अब आपकी रिजर्व हो गई, तो रैम की जो वेस्टेज है वो होगी मेमोरी लीक की वजह से। दूसरे इसके नुकसान क्या है जी, सिस्टम की परफॉर्मेंस उनसे ना वो डाउन हो जाएगी। अब देखिए आपको पता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने जितने भी प्रोग्राम ओपन करने हैं वो सारे मेन मेमोरी में आते हैं। अब आप अगर एक म्यूजिक साथ आपने लगाया हुआ है, साथ आप कोई ग्राफिक्स की फाइल बना रहे हैं, साथ आप वर्ड पे को टाइपिंग कर रहे हैं, साथ आपने ब्राउजर ओपन किया हुआ है, तो सारी एप्लीकेशंस मेमोरी में है। अब आपने अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जिसने बहुत ज्यादा मेमोरी हीप में ऑक्यूपाई कर ली है, तो जितनी थोड़ी सी बाकी मेमोरी बची है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसी मेमोरी को मैनेज करना है, डेटा को स्वैप करना है, न्यू मेमोरी एलोकेशन करनी है, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है ना बहुत स्लो हो जाएगा। बल्कि आपका कंप्यूटर बहुत दफा जो स्लो डाउन हो जाता है, उसकी एक रीजन ये भी है कि अननेसेसरी जो मेमोरी लीक्स हैं उनकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तीसरे नंबर पे जी प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, चूंकि लूप जो है ना वो कंटिन्यूसली, अगर आपने ऐसा लूप लिखा है जिसके अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो कंटिन्यूसली वो मेमोरी एलोकेट करता जा रहा है और एक वक्त आएगा मेमोरी फुल हो जाएगी, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। इसके अलावा ना मुख्तलिफ प्रोग्राम इफेक्ट हो सकते हैं। अब आपको पता है कि जी रैम शेयर्ड है, अगर 8 GB रैम है तो एक एप्लीकेशन ने 5 GB यूज कर लिया है, अब बाकी जो 3 GB है वो बाकी प्रोग्राम के लिए यूज होनी है, जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया है, तो सारे जो प्रोग्राम है जी वो स्लो हो जाएंगे, तो मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो इफेक्ट होंगे सिर्फ एक मेमोरी लीक की वजह से। इसके अलावा जी जो सबसे कॉमन बिगेस्ट रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो सर्वर डाउन टाइम की आती है। फॉर एग्जांपल जी आप कंसिडर करें एक बैंक है, बैंक, अब आपको पता है बैंकिंग की जो एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं तो वो 24 आवर्स, एटीएम है या अगर मोबाइल ऐप आपने की हुई है, वो 24 आवर्स आप किसी वक्त भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, 24 आवर्स 7 डेज ए वीक और साल के 365 दिन। तो अगर आपने वो प्रोग्राम लिखा है पूरा, मैम कंप्यूटर जो किसी फॉर एग्जाम्पल एबीसी बैंक है उसकी एक मोबाइल ऐप आपने बनाई है, और आपने किसी वजह से सिर्फ जो 5 KB जो मेमोरी है ना वो मेमोरी लीक रह गई है, तो आप कहते हैं यार छोटी सी 5 KB क्या होता है, उसको आपने सीरियस नहीं लिया, छोड़ दिया। तो इमेजिन करें कि अगर 1 मिलियन यूजर्स 5 KB मेमोरी लीक यूज करेंगे, तो ये बहुत जल्दी 2 GB से ज्यादा जो मेमोरी है ना वो ब्लॉक हो जाएगी, और इवेंचुअली क्या होगा, आपका जो सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा। तो मिलियन ऑफ यूजर जो है ना वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपके बैंक को छोड़ जाएंगे। तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से क्या होगा, बैंक को इतना ज्यादा नुकसान, और आपको फ्यूचर में कोई हायर भी नहीं करेगा। उन्होंने जब देखना, जब पता करेंगे कि भाई ये मसला क्यों आया, और उन्हें पता लग गया कि भाई इसमें मेमोरी लीक थी, तो उन्होंने कहना यार ये कौन सा प्रोग्रामर है जिसने ये कोड लिखा है, जिसको इतना नहीं पता कि अगर डायनेमिक मैंने को मेमोरी एलोकेट किया तो उसको रिलीज करना था, तो आपने रिलीज नहीं किया। ये इतना इंपॉर्टेंट है डायनेमिक मेमोरी को रिलीज करना। इसके अलावा जी सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा स्टोर किया हुआ हीप में, कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर या कोई पासवर्ड वगैरह आपने उसमें सेव किए हैं और आप उसको रिलीज करना भूल गए हैं, तो जो हैकर्स हैं भाई वो अटैक कैसे करते हैं, आप कोई ना कोई किसी बंदे ने कोई लूज पॉइंट छोड़ा होता है तो वो अटैक करते हैं ना। और बाद ऐसा होता है कि वो जो प्रोग्रामर है उसने डायनेमिक मेमोरी यूज की होती है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर करना भूल जाता है, और अटैकर जो है वो उसको अटैक कर देते हैं। तो लिहाजा आपने ये मेमोरी लीक के बारे में बिल्कुल जो है ना वो श्योर होना चाहिए कि भाई मैंने किसी सूरत मेमोरी लीक जो है ना वो नहीं छोड़नी। इससे पहले जो आपको 2 कोर्स है ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें जस्ट आप फोकस रखते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे करनी है, उसमें एक वेरिएबल की जरूरत है या 10 आपने बना दी है, इस पे फोकस नहीं होता। अगर आपने उसके पॉइंटर की जरूरत है या नहीं है, ये कैसे भी आपने कर दिया है, बेसिकली प्रोग्राम सॉल्व करने में ज्यादा फोकस होता है। लेकिन इस कोर्स में आपने देखना है कि हमने सॉल्व तो करना है लेकिन उसको एफिशिएंटली एफिशिएंटली कैसे सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपने इसमें कुछ नई चीजें सीखी होंगी। तो ये लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है आपको कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं इनकी समझ आ गई होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया।